बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने पूछा हुआ है कि एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल किस प्यूरिफिकेशन मेथड में हम यूज करते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, इसको यूज करते हम लोग क्रोमेटोग्राफी में। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनको बोला गया है उनके करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के फॉर्म में आपको अरेंज करना है। तो ध्यान देना, जो आर्गन होता है उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का वैल्यू होता है +96। चूंकि ये नोबल गैस है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो इसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ब्रोमीन का जो वैल्यू होता है -325 होता है। एफ का वैल्यू होता है -333 और सल्फर का वैल्यू होता है नेगेटिव में 200। तो ध्यान देना, आप लोगों को फोकस करना है साइन के साथ, मतलब वैल्यूज को फोकस करना है साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है। तो साइन के साथ फोकस करोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू होगा आपका आर्गन का, देन होगा सल्फर का। यानी साइन को इंक्लूड करके आप बताओगे कि कौन लार्ज है कौन स्मॉल है। तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा फ्लोरीन, लार्जेस्ट होगा आर्गन। तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी आर्गन, देन सल्फर, देन ब्रोमीन और लास्ट में होगा फ्लोरीन। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा गिवन कंपाउंड व्हाइट कलर का होगा। तो ध्यान देना, आपका जो लेड सल्फेट का जो कलर होता है आपका व्हाइट होता है, ठीक है। बाकी जो अमोनियम आरसी मोलैबेट है और जो लेड आयोडाइड है ये होता है आपका येलो कलर का। अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आपका जिसका आंसर होगा 2। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस ओनली व्हेन। तो ध्यान देना, इसमें जो कंडीशन जो आपका जो करेक्ट होने वाले हैं, तो पहला है जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे सेम एनर्जी के होंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। प्लस उनका ओवरलैप मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बी स्टेटमेंट है मिनिमम ओवरलैप, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन में आपके पास हमने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो ये भी सही है कि जो भी आपका कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसका सिमेट्री सेम होना चाहिए, ठीक है। जो डी है हैव डिफरेंट सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये गलत है। तो आपका जो स्टेटमेंट ए और सी है वो करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों लोग, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का ऑक्साइड्स दिया हुआ है और आपको पता करना है इनमें कौन कौन सा एम्फोटेरिक नेचर का होगा। तो ध्यान देंगे, SiO2 का जो ऑक्साइड्स होता है उसका नेचर होता है एसिडिक, GO2 का नेचर होगा एसिडिक, SnO2 एंड PbO2 का जो ऑक्साइड है उनका नेचर होता है एम्फोटेरिक, यानी ये दोनों एम्फोटेरिक होंगे। बाकी CO होता है न्यूट्रल एंड GeO होता है एसिडिक। तो ध्यान देना, आपका जो आंसर होगा ये आंसर होगा 4। टिन और लेड का ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक इन गिवन ऑप्शन में से। अब ध्यान देना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन का हाई चांस होता है आपके एग्जाम में। तो आपके साथ मैं एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ जिसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड के सारे ऑक्साइड्स का वहाँ पे कलेक्शन है, और उसको याद करने के लिए हम लोगों ने एक शॉर्टकट बिल्ड किया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं शॉर्टकट को सीखते हैं कि आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को कैसे याद कर लोगे। तो आपके सामने एक छोटा सा पोएम बिल्ड किया हुआ है। आज सबको जनाबे अली ने बेकार पंजाबी गाना सुनाया, मन को भाया। अब ध्यान देना, इन वर्डिंग से आप ऑक्साइड को कैसे कनेक्ट करोगे। तो आज से कनेक्ट हो जाएगा आर्सेनिक, सबको से कनेक्ट हो जाएगा एंटीमोनी यानी Sb, जनाबे से कनेक्ट हो जाएगा Zn, अली से कनेक्ट हो जाएगा अल्युमिनियम, बेकार का बे से कनेक्ट हो जाएगा बेरिलियम, और कार से कनेक्ट हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम का जो +3 स्टेट, +4 एंड +5 स्टेट होता है एम्फोटेरिक होता है। पंजाबी से कनेक्ट हो जाएगा लेड का दोनों ऑक्साइड, तो लेड का दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, +2 एंड +4 दोनों आपका एम्फोटेरिक होगा। गाने से कनेक्ट हो जाएगा गैलियम का ऑक्साइड, सुनाया से टिन का +2 एंड +4 ये दोनों स्टेट क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। मन से मैंगनीज का स्टेट कनेक्ट होगा, मैंगनीज का +3 +4 +5 ये तीनों स्टेट एम्फोटेरिक नेचर का होता है।
और भाया से वैंडियम का जो पेंटॉक्साइड है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये था एम्फोटिक ऑक्साइड का एग्जॉस्टिव लिस्ट। तो आप अगर इसको याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन मेटल में से कौन सा मेटल होगा जो बैटरीज इंडस्ट्री में यूज होता है। ध्यान देना, बैटरी इंडस्ट्री में मैंगनीज, निकल एंड कैडमियम यूज होगा इन सारे लिस्ट में से, यानी BCE। तो BCE किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन जो 3 है, 3 हमारा करेक्ट होने वाला है। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आपके सामने लेफ्ट साइड कॉलम में ग्लूकोज का रिएक्शन दिया हुआ है और राइट में उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। आपको प्रॉपर मैच करना था। ध्यान देना, जो ग्लूकोज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यानी इसके साथ ऑप्शन 2 मैच होगा। तो A का 2 बस एक ही जगह दिया हुआ है ऑप्शन 4 में, यानी आप हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बाकी ऑप्शन को भी रीचेक भी कर सकते हैं चाहेंगे तो ग्लूकोज को जब आप ट्रीट करते हो नाइट्रिक एसिड के साथ, ध्यान देना ग्लूकोज को ऊपर वाले पोजीशन में अल्डिहाइड होता है, उसके अलावा बॉटम मोस्ट जो कार्बन होता है वहाँ पे क्या होता है CH2OH होगा, और बीच में जो होता है OH का जो इस तरह से कनेक्टेड होता है। ये हो गया आपका ग्लूकोज का फिगर। तो नाइट्रिक एसिड जब आप डालते हो तो होता क्या है कि जो टॉप मोस्ट अल्डिहाइड ग्रुप है और बॉटम मोस्ट CH2OH है, दोनों कन्वर्ट हो जाता है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कन्वर्ट हो जाता है, खुद को भेजेगा सैकरिक एसिड में, यानी B जो है B के साथ मैच करेगा 4। इसको आप यहाँ भी देख सकते हो कि ग्लूकोज बना लेंगे आप नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बन जाएगा आपका सैकरिक एसिड। यहाँ पे एक ही A2 हटा दो आप, तो CH ये बन जाएगा आपका सैकरिक एसिड। अब ग्लूकोज में डालते हैं HI, तो HI से बन जाता है NHEXAN, और ग्लूकोज में ऐड करोगे Br2 वाटर, तो Br2 वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये बस क्या करता है, आपका जो टॉप का जो CH होगा, यानी टॉप का जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है, बस इसका ऑक्सीडेशन करेगा, यानी बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। तो ब्रोमीन वाटर भेजेगा इसको ग्लूकोनिक एसिड में, और ग्लूकोज प्लस HI इसको भेज देगा NHEXAN में। तो हमारा मैच ऑलरेडी पहले से 4 था करेक्ट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, ये आपके ग्लूकोज के रिएक्शन से लिया हुआ टॉपिक था। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आपके सामने एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन में आप पहले आपके पास जो ब्रोमोप्रोपेन है उसको ट्रीट कर रहे हो अल्कोहलिक वेस्ट से, तो यहाँ पे आपका जो ये बनेगा प्रोपीन, और प्रोपीन में आप डालोगे HBr, तो HBr से मार्कोनी का एडिशन होगा, तो B बन जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा बीच में, यानी बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। और इसमें डालोगे एक्वस KOH, तो ब्रोमीन हटा के यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और सब बेस कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, किसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ध्यान ना, पहला स्टेटमेंट बोला हुआ कि क्रोमेट आयन इज स्क्वायर प्लेनर। तो ध्यान ना, जो क्रोमेट आयन होता है CrO4-2, इसका फिगर आप देखोगे तो होता है Cr इस तरह का होता है। तो इसमें जो क्रोमियम का जो हाइब्रिडेशन होता है ये होता है आपका sp3, यानी इसका शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल। तो यानी पहला जो स्टेटमेंट है क्या होगा इनकरेक्ट, यानी आपका ए होगा इनकरेक्ट। ठीक है, बात करते हैं सेकंड बी ऑप्शन में, डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रोमेट्स। ध्यान देना, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है इसका प्रिपरेशन मेथड। तो होता है क्या है, पहले हम क्रोमाइट ओर से पहले हम बनाते हैं क्रोमेट, और क्रोमेट को हम एसिडिफाई करते हैं तो खुद को भेजता है डाइक्रोमेट में, क्योंकि जो क्रोमेट आयन है CrO4- एसिडिक मीडियम खुद को कन्वर्ट करता है डाइक्रोमेट आयन में, यानी एसिडिक मीडियम ये खुद अनस्टेबल होता है और खुद को भेजेगा डाइक्रोमेट में। हाँ, अगर मीडियम बेसिक होता है तो डाइक्रोमेट आयन है ये वापस आ जाता है क्रोमेट में। ठीक है, तो आपका जो क्रोमेट आयन है बेसिक मीडियम में स्टेबल है और डाइक्रोमेट आयन जो है एसिडिक मीडियम में स्टेबल है। तो अगर आप पीएच को चेंज करते हो तो मीडियम एसिडिफाई करने पे जो क्रोमेट है वो कन्वर्ट होता है डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट जो है बेसिक मीडियम कन्वर्ट होता है खुद को क्रोमेट में। यानी इसका मतलब है जो बी स्टेटमेंट था वो क्या होगा करेक्ट। ठीक है, जो सी का हम बात कर रहे हैं, तो द ग्रीन मैग्नेट आयन इज डायमैटिक। है ना, मैग्नेट आयन का जो फॉर्मूला होता है MnO4-2 होता है, कलर होता है ग्रीन,
इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d1, ठीक है। तो इसमें D में 1 है, मतलब क्या होगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो अनपेड 1 होगा, मतलब सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा पैरामेटिक, सिस्टम होगा पैरामेटिक। तो सी ऑप्शन में आपके पास बोला क्या हुआ है कि ये सिस्टम डायमेटिक हो, जो कि गलत है, यानी मैग्नेट आयन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। डी ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, डार्क ग्रीन कलर्ड K2NO4 डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम टू गिव पैरामैग्नेट। तो ध्यान देना, जब भी आप K2NO4 यानी MnO4-2 को मीडियम में एसिडिफाई करते हो तो खुद को ये +7 और +4 स्टेट में क्या होता है, ब्रेक करता है, इनडिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो डी स्टेटमेंट ए भी क्या है, करेक्ट है। अगर बात करते हैं स्टेटमेंट ई का, तो विथ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयनिक कटर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीज है। तो ध्यान ना, आप लोग पढ़ोगे फजन्स रूल में कि अगर मेटल आयन का चार्ज इंक्रीज करता है तो उसका आयनिक कटर घटता है और उसका कोवेलेंट कटर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में इसी को आप पढ़ चुके हो कि जब भी आपके सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है तो उसमें कोवेलेंट कटर बढ़ता है, आयनिक कटर क्या होता है, घटता है। कुछ एग्जांपल लेके मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि जो Mn2O7 होता है ये प्योरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। CrO3n V2O5 का भी क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सजेस्ट कर रहा है कि इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, इसमें बॉन्ड का टाइप क्या होता है, कोवेलेंट होता है। यानी इसका मतलब है आपका जो स्टेटमेंट ई है ये करेक्ट होगा, यानी आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा BDE होगा, BDE। तो BD हमारे पास ऑप्शन 1 में है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, सॉल्यूशन एंड आंसर्स। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बोला गया इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो ध्यान देंगे, जो पहला स्टेटमेंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ अनानिक लिगेंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो आपको अगर अनानिक लिगेंड का स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो आपको CFT के थ्रू आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए एक होता था LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी का यूज करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट आपके लिए क्या होगा, इनकरेक्ट। अब जो LFT का डिस्कशन आपके NCERT में नहीं दिया हुआ है तो एक्सपेक्टेड है ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करेगा। ध्यान देना, जो बी ऑप्शन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि BBT आपके कंपाउंड के स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं करता है। सी का हम बात करते हैं, तो सी में बोला गया है कि हाइब्रिडेशन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ NiCN होल फॉर -2 कॉम्प्लेक्स DsP2। तो ध्यान देंगे, इस कॉम्प्लेक्स में निकल का स्टेट क्या होगा, तो निकल का स्टेट होता है +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d8 होगा, और चूंकि CN लिगेंड क्या है, CN लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो D8 वाले कॉन्फ़िगरेशन में ये D में पेयरिंग कर देगा और पेयरिंग करके एक ऑर्बिटल खाली करके हाइब्रिडेशन को बता देगा DsP2 और इसका अनपेल्टन हो जाएगा 0, यानी आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायमैग्नेटिक। यानी इसका मतलब है आपका जो सी स्टेटमेंट है करेक्ट है। हम बात करते हैं डी में, तो डी में बोला गया है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ सिस PTCl EN होल टॉइस +2 इज 1। अब ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर हम लेके चलते हैं, तो PTCl2 EN2 का यहाँ पे फिगर बना हुआ है। तो ध्यान देना, ये जो कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आपका सारा सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कोई भी इसमें सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा। जब कोई भी सिमेट्री एलिमेंट इसमें नहीं होगा मतलब ये कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली एक्टिव जो होता है उस कंपाउंड का 2 फॉर्म होगा, D फॉर्म और L फॉर्म, यानी इसका D होगा और इसका L होगा, यानी इसका दो आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट D होगा, D आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, यानी आपका B और C है सही। तो हमारा ऑप्शन जो 4 होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके सामने एक इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोला गया है इसमें Kc कैसे लिखेंगे इसका। तो सिंपल है, यह का पॉइंट साइड है ये ऊपर होना चाहिए, सारा कोफिशिएंट 1 है तो पावर सबका 1 होना चाहिए, और नीचे जो है नीचे ये दोनों होना चाहिए। तो आप देखोगे कि कौन सा आंसर आपके लिए सही होगा। तो आपके पास जो 4th है ऑप्शन ए सही होगा। देखोगे तो ये पॉइंट ऊपर साइड है और रिएक्टेंट नीचे डिनोमिनेटर में है, विद पावर सबका 1 लिया हुआ है। तो आपका 4th आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा।
तो बच्चों मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों ध्यान दोगे इस क्वेश्चन में आपके सामने इंटीग्रेटेड रेट लॉ दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन का, और आपको बोला है कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो ध्यान देना इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके सामने रिएक्शन लिख के नहीं दिया हुआ है, तो आपको मैं एक रिएक्शन लेके एज्यूम कर रहा हूँ। अब रिएक्शन का जो एजम्पशन है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग में ले रहा हूँ। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इस क्वेश्चन को तभी अप्रोच करोगे जब आपको रिएक्शन पता रहेगा, क्योंकि बिना रिएक्शन पता हुए क्वेश्चन को आप अप्रोच नहीं कर सकते हो, या फिर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ रिएक्शन है उसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो आप रिएक्शन को या तो ऐसा मान लो ए गिव्स BNC, या फिर मान सकते हो A gives 2B, दोनों चलेगा। हम इसको ऐसा जूम क्यों कर रहे हैं, तभी मेरा ऑप्शन मैच करेगा। जो बॉटम का जो भी आपका जो डिनोमिनेटर उसको देख के मैं मान सकते हैं। तो मैं आपको बोल क्या रहा हूँ कि JEE में अगर एक क्वेश्चन दिया है तो इसमें रिएक्शन लिख के देना चाहिए था। अगर नहीं लिख के दिया तो NCERT में जो दिया हो एग्जाम्पल उसको लेके आप फॉलो कर लोगे, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मान लेते हैं कि हम इस वाले अप्रोच को लेके चलते हैं, इस रिएक्शन को। तो आपके सामने एक गैस है जो A जो B और C में ब्रेक कर रहा है, इसका टाइम 0 पे जो प्रेशर टोटल दिया है सिस्टम का वो दिया है PI, और टाइम T पे यानी जब इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है, यानी जब पहुंच चुका है टाइम T पे, तो उस टाइम में आपका जो टोटल प्रेशर सिस्टम का PT दिया हुआ है। तो ध्यान ना टाइम 0 पे जो भी प्रेशर PI दिया हुआ है, चूंकि टाइम 0 पे B और C बनेगा नहीं तो उसका प्रेशर 0 होगा, तो जो भी प्रेशर किसका होगा, आपका गैस A का होगा। और टाइम T पे अगर मान लेते हैं कि गैस A से कुछ प्रेशर अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ प्रेशर मान लेते हैं कि P ब्रेक किया, तो यहाँ प्रेशर कितना बचेगा, PI माइनस P बचेगा, और यहाँ PP फॉर्म कर रहा है। अब हमको बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को सेटअप करना है। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो होता है KT इक्वल टू क्या होगा, 2.303 लॉग गैस A का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0 पे और गैस A का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T पे। आपको पता है कि गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका प्रेशर का प्रोपोर्शनल होता है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है उसको हम प्रेशर का रेशियो में चेंज कर सकते हैं, यानी हमको पुट कर इसमें पुट कर सकते हैं 2.303 लॉग गैस A का प्रेशर एट टाइम 0 जो कि PI है, और गैस A का प्रेशर टाइम T पे जो कि हम लोग निकाल चुके कितना है, PI माइनस P है। अब इसमें था ना, इसमें P यानी P जो भी आपका अननोन है, इस अननोन P को आपको निकालना है। तो ध्यान देंगे आप टाइम T का जो प्रेशर का सम ले लो, तो सम क्या करोगे तो अल्टीमेटली होगा PI प्लस P इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा। तो इससे आपका P क्या मिल जाएगा, तो इससे आपको P मिल जाएगा PT माइनस PI। अब इस P के वैल्यू को पुट करो तो आपके पास PI माइनस P का जो रेशियो है उसमें P को पुट करो, इसको तो पुट करोगे यहाँ पे, तो रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा PI डिवाइडेड बाई 2PI माइनस PT। इसका मतलब यहाँ जो रेशियो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें 2.303 लॉग PI 2PI माइनस PT, और ये टाइम को क्या करो, टाइम को आप नीचे यहाँ पे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप देखोगे कि कौन सा आंसर आपके साथ मैच करेगा। तो आप ध्यान देना आपका रिलेशन क्या है, ऊपर में PI होगा, नीचे 2PI माइनस PT होने वाला है। तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा था। आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक हल्के से पैराग्राफ में डिस्कस किया हुआ है, तो इस टॉपिक को थोड़ा थॉरली स्टडी कर लो, क्योंकि JEE में ऐसा 2-3 क्वेश्चन आ चुका है इस बार। तो एक्सपेक्टेड है कि सेशन 2 में ऐसा क्वेश्चन आने का हाई चांस रहेगा। तो बच्चों मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। ना बच्चों लोग यहाँ पे आपके सामने लिस्ट 1 है, इसमें कुछ आपका प्यूरिफिकेशन का टेक्निक्स लिखा हुआ है, और राइट में उसका एग्जांपल दिया है जहाँ इसको आपको एम्प्लॉय करना है। तो ध्यान ना डिस्टिलेशन मेथड जो आपको अप्लाई करना होता है आपका क्लोरोफॉर्म और एनिलिन सिस्टम में, यानी आपका A से 4 मैच करेगा। ठीक है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो होता है उसको अप्लाई करते हैं हम लोग क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन में, कि क्रूड ऑयल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है, और बहुत सारे कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत पास होता है, इसलिए हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो B के लिए 3 होगा, B के लिए
3 होगा, ए का 4 बी का 3 देखोगे तो आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी बार हम चेक कर लेते हैं। तो स्ट्रीम डिस्टिलेशन जो होता है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं एनिलीन इन वाटर मिक्सचर के लिए, ठीक है, यानी सी के लिए 2 हो जाएगा। और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर जो होता है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम द स्पेंट लाई, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा जो भी एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किया आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को थॉरली स्टडी कर लेना है, उससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, इजीली बन जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो ध्यान देंगे आपका जो एसीटोन एंड CH2 का जो मिक्सचर है ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ये आपको एग्जांपल याद होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जब मिक्स करेंगे तो इनके बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, यानी इनका जो डेविएशन होता है ये पॉजिटिव शो करता है। तो ये था बच्चों इस इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों आपके सामने यहाँ पे एक असर्शन दिया हुआ है। असर्शन क्या है कि अल्कोहल कैन रिएक्ट बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान ना, अल्कोहल के पास O पे लोन पेयर होता है, अब लोन पेयर जो होता है उसको बनाता है न्यूक्लियोफिलिक, और अल्कोहल का जो O है वो R से डेंसिटी खींचेगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बिल्ड होता है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पॉइंट पे अटैक कर सकता है, तो इसको बनाता है ये चीज इलेक्ट्रोफिलिक, यानी आपका असर्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हम रीजन का बात करते हैं, तो रीजन में क्या बोला हुआ है कि अल्कोहल कैन रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल्स। तो अल्कोहल में अगर डालेंगे हम सोडियम, तो आपको पता है कि सोडियम से रिएक्ट करता है और आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये भी रिएक्शन ऑकर कर रहा है, ठीक है, यानी आपका रीजन भी गलत हो जाएगा, सॉरी सही हो जाएगा। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन जो है आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये हो जाएगा करेक्ट, यानी असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों लोग मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इसमें आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है, और असर्शन क्या बोला हुआ है, द पीके वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 10। तो आप डाटा देखोगे तो ये डाटा करेक्ट है, वाइल द इथेनॉल इज 15.9, ये भी डेटा क्या है, करेक्ट है, यानी आपका असर्शन में जो वैल्यू दिया हो करेक्ट वैल्यूज है। अब बोला हुआ है कि इथेनॉल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो ध्यान ना, फिनॉल से जब H+ आप निकालते हो तो जो फिनॉक्साइड आयन कन्वर्ट होता है उसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने से क्या होता है कि आपका आयन क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, स्टेबल, ठीक है। और आपका जो अल्कोहल है यानी जो इथेनॉल है उसमें से अगर आप H निकालते हो तो इथेनॉल का जो कार्बन का जो पार्ट है उसका नीचे वो शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई से क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। प्लस आई है, इससे सिस्टम क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो जितना अनायन अनस्टेबल होगा उतना ही H निकालना मुश्किल होगा, उतना ही कंपाउंड का एसिडिटी क्या होता है, कम होता है। और जितना H+ निकालना आसान होगा, ये कब होगा, जब आपका अनायन क्या हो, स्टेबल होगा। अनायन स्टेबल मतलब कंपाउंड इजीली H+ जो है छोड़ सकता है, नहीं उसका एसिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यानी फिनॉल और इथेनॉल में अगर एसिडिटी का बात करेंगे तो अनायन स्टेबल है फिनॉल का, तो एसिडिटी जो होगा फिनॉल का हाई होगा, यानी आपका रीजन जो है गलत है। असर्शन सही है बट रीजन क्या है, रॉन्ग है। अब ध्यान देना, जो आपका ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होता है तो एसिडिटी और पीके का रिलेशन उल्टा होता है। एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, तो जिसका पीके लो होगा उसका एसिडिटी क्या होता है, हाई होता है। तो हम लोग पता कर चुके हैं कि आपका असर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स है, इसका मतलब है आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, प्रोसेस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को चलो बोला गया है कि इसमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सा है जो सेक्टेट है, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ध्यान ना, जब ही बात करते हैं हम कटायन का, कार्बोकटायन का, तो कार्बोकटायन में नॉर्मली क्या होता है, 3 बॉन्ड होता है और एक प्लस होता है। तो 3 बॉन्ड के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। तो कार्बोकटायन जो होता है ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, तो आपका जो इसका आंसर होगा ये होगा 3। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 तो ध्यान देना, इसका नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3, यहाँ यहीं पे 4 5 6 यहीं पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे होगा। तो ध्यान देना, आपका कीटोन और अल्कोहल में प्रायोरिटी हाई होता है किसका, कीटोन का। तो कीटोन को बनाओगे अपना प्राइमरी
फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल जो चला जाएगा ब्रांच में, यानी ये जो आंसर, ये जो आपका नाम लिखा हुआ है, नाम क्या है, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग क्या है, इसका जो ऊपर वाले कंपाउंड का करेक्ट नाम ए बोला हुआ है, तो ये क्या हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले को अगर हम सही बोल रहे हैं तो नीचे वाला नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, आपका जो स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा, 2 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यानी ऑप्शन जो थर्ड होगा वो होगा अपना सही। तो बच्चों लोग मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नोबल गैस है वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है, क्योंकि नोबल गैस का इंट्रैक्शन बहुत वीक होता है आपस में, उसमें वैन डर वाल का वीकेस्ट इंट्रैक्शन लंदन फोर्स काम कर रहा है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, नोबल गैसेस आर मोनोटोमिक गैसेस, यहाँ तक तो सही है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सन फोर्स, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए था वीक, वीक होता तो ये करेक्ट होता, बट चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ था इसलिए क्या होगा, भी क्या होगा, इनकरेक्ट। यानी आपका स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, 2 भी इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2, बोथ स्टेटमेंट इन 1 and 2 आर फॉल्स। ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको उस फैक्टर को पहचानना है जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ध्यान ना, आप जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज करते हो, आप जो इलेक्ट्रोड का जो भी यूज करोगे उसका नेचर जो है आपके सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को डिस्टर्ब नहीं करता या फिर अफेक्ट नहीं करता है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों लोग मूव करता हूँ लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे इस कॉम्प्लेक्स का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है। तो ध्यान ना, इसका सेंट्रल एटम है निकल, निकल इसमें +2 स्टेट में है, और +2 स्टेट का जो कॉन्फिगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3d8। अब यहाँ पे 6 लिगेंड है, तो अंदर का 2 ऑर्बिटल तो खाली नहीं हो पाएगा, तो इसमें जो लिगेंड जाएगा आउटर 4s 4p एंड 4d को ऑक्यूपाई करेगा, और हाइब्रिडेशन हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का sp3d2, और अंदर में जो d8 है, d8 का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास 2 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स में। तो अगर ये 2 हो जाएगा तो ध्यान देंगे आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है √n n+2। तो यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन, इसको पुट करो आप तो क्या हो जाएगा आपका √8 हो जाएगा, जिसका वैल्यू होता है 2.82। ठीक है। अब इसको अगर हम एक्सप्रेस करें 10 का पावर में, तो इसको ले सकते हैं 28.2 × 10⁻⁻1, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 10⁻⁻1 को आपको बाहर निकालना है, तो इसको बाहर निकाल लिए। इसका यूनिट होता है बोर्स मैग्नेट्रॉन, जिसको हम BM बोलते हैं। तो यहाँ जो 10⁻⁻1 के अलावा और क्या वैल्यू आपके पास है, 10⁻⁻1 के अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है 28.2। तो ये आपको यहाँ फिलअप करना है, और अगर हम नियरेस्ट इंटीजर में फिलअप करेंगे तो ये वैल्यू को आप लिख सकते हो 28.2 को आप लिख सकते हो नियरली इक्वल टू 28। यहाँ पे आप 28 फिलअप कर सकते हो नियरेस्ट इंटीजर में। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इसका अप्रोच। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके सामने पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन एज, और जो भी आप मोल निकालोगे उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी समथिंग x × 10⁻² मोल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था ना। जब भी मीथेन का कंबशन करोगे तो मीथेन में एक कार्बन है, तो इसमें से CO2 गैस कितना निकलेगा, तो थ्रू एटम कंजर्वेशन बोल सकते हैं कि अगर मीथेन में एक कार्बन है तो उससे CO2 भी एक ही निकलेगा। तो बैलेंस इक्वेशन में मीथेन और CO2 का रिलेशन में क्या होगा, 1:1 रेशियो में रहेगा। तो जितना मोल CO2 निकला होगा उतना ही मोल मीथेन होगा। तो CO2 का मोल कितना निकलेगा, तो CO2 का वेट दिया 22 ग्राम, डिवाइडेड बाय 44 करेंगे, यानी उसका मोल मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, यानी 0.5 मोल होगा CO2 का। अगर 0.5 मोल CO2 का होगा तो मीथेन भी होगा कितना, 0.5 मोल। और 0.5 मोल का हम एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, 15 × 10⁻², यानी जो आपका x होगा, x हो जाएगा आपका 50, यानी इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर होगा 50।
ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको देखना है कि आपको आंसर को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपसे गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है चलो, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कोलबेल्ट लाइसिस ऑफ एसिड का सॉल्ट जिसके थ्रू हम अल्केन बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, आपके पास दो सॉल्ट है, अगर इस सॉल्ट का हम लाइसिस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक रेडिकल प्रोड्यूस होगा CH3CO माइनस, यहाँ जो नेगेटिव था उससे आप ऑक्सीडेशन करके रेडिकल बनाओगे और ये फर्दर टूट के बनेगा CH3 रेडिकल बनेगा। सिमिलरली सॉल्ट से पहले आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और रेडिकल बनेगा O सेंटर पे। O सेंटर अनस्टेबल होता है तो यहाँ का रेडिकल से CO2 गैस निकाल देना, तो आपके पास रेडिकल बनेगा इस सेंटर पे, यानी आपके पास इथाइल या मिथाइल रेडिकल फॉर्म कर चुका है। अब ये रेडिकल आपस में क्लब करेगा, तो अगर दो मिथाइल क्लब करता है तो आपके पास अल्केन बनेगा इथेन। अगर दो इथाइल आपस में क्लब करता है तो आपका रेडिकल बने, आपका जो अल्केन बनेगा वो बनेगा ब्यूटेन। और अगर मिथाइल इथाइल रेडिकल आपस में अगर जुड़ जाएगा तो बनेगा आपके पास प्रोपेन। तो आपके पास कितने तरह के अल्केन का पॉसिबिलिटी बन जाएगा, तो आपके पास टोटल आपके सिस्टम में 3 तरीके का अल्केन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या बोलोगे, चलो इसका आंसर बोलोगे आप 3। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान देना चलो, इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उस कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बोला गया है कि किस कंपाउंड में जो इवॉल्व गैसेस होगा वो कलरलेस होगा, और जिस कंपाउंड में कलरलेस गैस इवॉल्व कर रहा है उस कंपाउंड का मोलर मास आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, NaBr को आप ट्रीट करते हो अगर H2SO4 से, तो उस केस में आपका Br2 गैस निकलता है, और जो Br2 गैस होता है, जो Br2 गैस होगा, Br2 गैस का जो कलर होता है चलो होता है रेडियस ब्राउन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं NaNO3 का, तो NaNO3 को हम ट्रीट करते हैं H2SO4 से, तो उसमें गैस निकलता है NO2। सेम इसका भी क्या होता है, रेडियस ब्राउन जैसा कलर होगा। सिमिलरली बात करते हैं हम लोग अगर Ki का, तो Ki में अगर हम डालेंगे H2SO4 तो उसमें I2 गैस निकलता है जो कि वॉयलेट कलर का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो CF2 होता है, CF2 में अगर हम H2SO4 डालते हैं तो उसमें HF गैस निकलता है जो कि होता है कलरलेस। यानी आपका जो कैल्शियम फ्लोराइड है CF2 है, इसमें से कलरलेस गैस इवॉल्व कर रहा है, जिसके मास को हमको बताना है इसका मोलर मास क्या होता है। कैल्शियम का 40 और फ्लोरीन का एक एटम का मास 19 होता है, दो का मास होता है 38, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। इसका आंसर जो होगा बच्चों लोग, इसका आंसर होगा 78। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों लोग। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो ध्यान देंगे, आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड को हम ट्रीट कर रहे हैं एक गिनार रिएजेंट से, PHMgB है, जिसका 1 इक्विवेलेंट लिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि जो प्रोडक्ट P फॉर्म करेगा उसमें कितना OH ग्रुप होगा। तो ध्यान देंगे, आपके कंपाउंड में ऑलरेडी OH ग्रुप है, और आपको पता है कि गिनार रिएजेंट के लिए जो OH का जो H है एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर एसिडिक नेचर हो तो यहाँ का जो गिनार्ड है इसमें से जो pH माइनस फॉर्म करने वाला है वो इस H को लेके चला जाएगा, यानी यहाँ रिएक्ट करके बेंजीन बन जाएगा, और यानी और इस O पे क्या बन जाएगा, तो ये आपका सिस्टम जो है गिनार्ड के बाद ऐसा बन चुका होगा। तो नीचे का जो OH था वहाँ का अगर H निकाल लोगे तो यहाँ अनायन बनेगा, और उसके बाद उसमें जब इसको दोबारा ट्रीट करोगे सॉल्वेंट से तो वापस यहाँ पे H जोड़ देंगे, यानी कंपाउंड आपका ऐसा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका P। तो P जो कंपाउंड है वो आपको सेम ही कंपाउंड बना दोगे वापस, तो बन गया आपको P। अब बताओ P में कितना आपको OH दिख रहा है, तो P में आपको OH एक ही दिख रहा है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 1, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन द कंपाउंड इज 1। इसका आंसर जो करेक्ट होगा ये होगा 1। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का अप्रोच, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान देंगे, आपके सामने आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल निकालना है, और आपको बोला गया है कि अगर हम लाइट 242 नैनोमीटर के वेवलेंथ का हम डालते हैं तो जस्ट वो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को निकालता है, यानी सोडियम
के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप इतने वेवलेंथ का लाइट यूज कर रहे हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना आप यूज करोगे, तो ध्यान देना, तो आपको निकालना है अनशन एनर्जी किलोजूल पर मोल में। तो ध्यान देंगे, एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एनर्जी होगा जूल में, उसको निकालते हैं पहले। तो एनर्जी जो होगा ये होगा Hc बाई लैम्डा। अब यहाँ पे H होगा 6.626 10⁻34। C का वैल्यू कितना होगा 3 × 10⁸। लैम्डा का वैल्यू को आप पुट करोगे किस में, मीटर में, 10⁻9 कर दोगे, तो ये जो आंसर आएगा, ये आंसर जूल में आएगा। बट ये जूल में जाएगा, ये आपका पर एटम आएगा। क्या आएगा, पर एटम। बट आपको निकालना है एक मोल के लिए, तो एक मोल के लिए निकालना है, क्वेश्चन मेंशन किया पर मोल निकालना है, तो इस एनर्जी को आप मल्टीप्लाई करोगे Na से, यानी अवोगाड्रो नंबर से। तो पर मोल के लिए आप क्या करोगे, इस वैल्यू में, जिस वैल्यू में आप मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे Na, यानी क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका Na हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे इस एनर्जी को, इसको हम E बोल देते हैं। तो इस एनर्जी को हम मल्टीप्लाई में कर देंगे इसमें, तो या ये जो आएगा, ये आएगा आपका अनशन एंथैल्पी का वैल्यू आ जाएगा जूल पर मोल में। ठीक, अब क्या करना आपको, इसको आपको निकालना किलो जूल में। तो क्या करोगे, इस वैल्यू को जो है डिवाइड करोगे 1000 से, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ई मतलब इस एनर्जी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 1000, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका किलो जूल पर मोल में। आप जब कैलकुलेशन करते हो तो इसमें जो है इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा नियर अबाउट 494.2 के आसपास आएगा, ठीक है, 28 किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। तो आपका जो आंसर नियरेस्ट इंटीजर में होगा, ये होगा नियर अबाउट 494 आप बोल सकते हो किलो जूल पर मोल। तो आपका सोडियम का जो अनशन एंथैल्पी है, इस डाटा का यूज करेंगे तो किलो जूल पर मोल में कितना आ जाएगा 494। तो 494 को आपको फिलअप करके निकलना है आगे। तो चलो, ये था इस क्वेश्चन का प्रोसेस, सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान देंगे, आपसे पूछा गया है कि गिवन जो भी मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन सा sp3 ऑर्बिटल यूज कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो NH3 का जो शेप होता है, ये होता है इस तरीके का। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, यानी इसमें हो जाएगा sp3। आपका SO2 है, SO2 का फिगर ऐसा कुछ होता है, तो 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, इसको आप sp2 बोल सकते हो। सिमिलरली SiO2 बेसिकली एक पॉलीमरिक फॉर्म होता है, इसमें सारा सिलिकॉन जो है O से कनेक्टेड होता है। इसमें 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा होगा, तो सिलिकॉन का ऊपर 4 सिग्मा बॉन्ड है, नहीं O का, तो ये हो जाएगा sp3। BCl2 में क्या होता है, बेरिलियम का बॉन्ड अगर 2 सील हम लेंगे तो BCl में 2 सिग्मा है, तो क्या हो जाएगा sp हो जाएगा। CO2 जो होता है, CO2 का फिगर ऐसा कुछ होता है, इसमें भी क्या 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी क्या होगा sp हो जाएगा। H2O में क्या होता है, HOOH होता है, तो 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो ये भी क्या होगा sp3। CH4 में क्या 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा आपका sp3। BF3 में क्या होगा, BF3 में बोरोन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड लिंक है, तो हो जाएगा आपका sp2। अब देखो इसमें sp3 कौन कौन है चलो, तो इसमें sp3 आपका अमोनिया है, SiO2 है, आपका वाटर है और CH4 है, यानी आपका जो 4 मॉलिक्यूल है जिसमें जो एटम है sp3 ऑर्बिटल को यूज कर रहा है इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान ना, इस क्वेश्चन बोला गया है कि जब आप कॉपर सल्फेट से कॉपर निकालते हो थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो अगर आप 1 फैराडे आप चार्ज यूज करते हो तो कॉपर का कितना ग्राम एटम निकलता है। तो ध्यान ना, जब भी आपके पास ये वर्ड लिखा रहेगा ग्राम एटम, इसका मतलब आपको सोचना है मोल ऑफ एटम। क्या सोचना है,
मोल ऑफ एटम। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि 1 फैराडे पास करने पे कॉपर सल्फेट से, जिसमें कॉपर +2 स्टेट में होता है, कितना मोल ऑफ कॉपर बाहर निकलेगा। तो कॉपर सल्फेट से कॉपर बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम 2 मोल कॉपर लेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो आपका जो कॉपर होगा 1 मोल बाहर निकलेगा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 2 फैराडे। तो 2 फैराडे चार्ज अगर पास करते हैं तो 1 मोल कॉपर निकलेगा। तो अगर 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो आपका जो कॉपर का मोल होगा हाफ मोल। अब जो हाफ मोल है यानी ये हो जाएगा 0.5 मोल। अगर हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं और 10 का पावर को -1 को बाहर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। यानी आपका जो फिर ब्लैंक्स होगा उसमें जो इसको हम x बोल रहे हैं, जो 5 उसको x बोला गया है, तो इससे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन का KP दिया हुआ है। आपसे पूछा गया इसका डेल्टा G नोट निकालने के लिए। तो ध्यान देना, डेल्टा G नोट जो निकालना है आपको किलो जूल में बताना है। तो ध्यान से सुनना, डेल्टा G नोट जो होता है -RT लॉन के आपको पता है। अब इसको आप लॉन को लॉ में चेंज करो तो क्या होगा, -2.303 RT लॉग के। अब बस हम लोग वैल्यूज को पुट कर रहे हैं तो आपको R को कितना लेना, -8.314। T कितना दिया क्वेश्चन में, तो T को आपको लेना है 298 केल्विन। आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे 2.303 लोगे और लॉग के का वैल्यू क्या है 2.47 × 10⁻⁻29। अब इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 163,199.52 जूल। अब इसको आप नियर अबाउट करोगे किलो जूल में तो आ जाएगा 163.2 किलो जूल के आसपास आएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर में जो आंसर होगा ये हो जाएगा 163। तो आपका जो आंसर होगा इसका ये हो जाएगा 163 किलो जूल के अराउंड होगा आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, आपके सामने ब्रोमो इथेन दिया हुआ है, उसको ट्रीट किया गया NaOH से इन 2 अलग मीडियम में, एक है वाटर और एक है CH2H5OH यानी एक अल्कोहल है। तो ध्यान ना, जब भी वाटर होगा तो आपका सिस्टम एक्वस बोलेंगे, यानी आपके पास NaOH एक्वस है। तो NaOH एक्वस जस्ट लाइक KOH एक्वस की तरह होता है। तो NaOH एक्वस और KOH एक्वस सेम ही चीज़ है। ये लिखा रहे या तो NaOH एक्वस लिखा रहे, बात बराबर। अल्टीमेटली इसमें करते हैं क्या है, आपका हाइड्रोजन को हटा के हम OH लगाते हैं, यहाँ बन जाएगा आपका अल्कोहल CH3CH2OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका B। अगर हम बात करते हैं A का, तो A में क्या है कि आपका NaOH है अल्कोहल में, तो ये अल्कोहलिक NaOH हो जाएगा, अल्कोहलिक NaOH। यानी अल्कोहलिक QH का जो काम होता है वही काम क्या करेगा, अल्कोहलिक NaOH। ये करेगा क्या, तो ये आपका अल्किन में आता है। तो यहाँ पे Br हटेगा और यहाँ से लेफ्ट से H हटेगा और आपका अल्किन बन जाएगा CH2 यानी बन गया आपका इथिन। और बोला गया है इस A और B में H का नंबर काउंट करो। तो A में H का नंबर कितना है, तो A में H का नंबर 4 है, ठीक है, और B में H का नंबर 6 है। दोनों का सम कितना होगा, तो दोनों का सम हो जाएगा 10। आपका जो आंसर होगा ये आंसर होगा 10। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस सॉल्यूशन। इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।